प्रॉपर नहीं हो पाती है। हो गया, स्टार्ट हो गया, ठीक है। हाँ, तो प्रीलिम्स की तैयारी कैसे करें उसकी रणनीति मैंने स्टार्ट की थी बताना। इसके पहले मैंने कल बताया था कि 2024 का जो एग्ज़ाम हुआ था प्रीलिम्स का, उसमें कितने कितने क्वेश्चंस कहाँ से पूछे गए थे, ये पूरा डिटेल मैंने उसका ब्यौरा आप लोगों को दिया था। और फिर मैंने बताया था कि प्रीलिम्स की तैयारी के लिए कितना समय होना चाहिए, कितने समय में हम तैयारी प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। इसके बारे में मैंने अलग अलग स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग टाइम बताया था कि किस स्टूडेंट्स के लिए कितना समय पर्याप्त हो सकता है। और आज हम बात कर रहे हैं इसकी रणनीति की, है ना। MPPSC प्री जो 16 फरवरी को होने वाला है, उसकी क्या सही रणनीति होनी चाहिए, जिसके तहत आप अगर तैयारी करते हैं तो आपका सिलेक्शन होने की संभावना बन सकती है या हो सकता है सिलेक्शन। तो उसके लिए मैंने ये बताया था कि सबसे पहले आप लोगों को एक टाइम टेबल बनाना है ना। जो भी समय बचा हुआ है, लगभग 3 महीने का समय ही है। आज से अगर देखें तो आज 15 तारीख हो गई और 16 फरवरी को एग्ज़ाम है, तो 3 महीने का समय है। 3 महीने का समय ना मान के आप मानो उसको लगभग 70 डेज मानो, है ना, 75 डेज मान लो, है ना। 90 डेज का पूरा समय 15 दिन तो आपको वैसे ही निकालना पड़ेंगे रिवीजन के लिए, कुछ और जो वीकनेस है उसको दूर करने के लिए। तो 75-80 डेज का आपको टाइम टेबल डिसाइड करना है। और उसके हिसाब से जो है सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट को कितना समय आप देंगे। मैंने जैसे कि बताया था कि कुछ स्टूडेंट क्या होते हैं कि किसी सब्जेक्ट में वीक होते हैं, कोई सब्जेक्ट उनका स्ट्रॉन्ग होता है, तो वो डिपेंड करता है कि किस सब्जेक्ट में किस स्टूडेंट को कितना टाइम लगेगा। तो उस हिसाब से आपको टाइम टेबल सेट करना है। ये आपके हिसाब से होगा, एक टाइम टेबल सभी स्टूडेंट के लिए एक जैसा रहेगा ऐसा नहीं है ना। हर स्टूडेंट के लिए टाइम टेबल अलग अलग हो सकता है। किसी को हिस्ट्री में ज़्यादा प्रॉब्लम है, किसी को साइंस में ज़्यादा प्रॉब्लम है ना, किसी को इकोनॉमी में ज़्यादा प्रॉब्लम है, किसी को पॉलिटी में ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो ऐसी स्थिति में जो है अलग अलग सब स्टूडेंट अपना अपना टाइम टेबल सेट कर लें और डिसाइड कर लें कि इतने सब्जेक्ट हैं, एक सब्जेक्ट को हमें कितना समय देना पड़ेगा, प्लस रिवीजन, है ना। मैंने कल बताया था कि स्टडी के साथ साथ रिवीजन आपको करना ज़रूरी है, नहीं तो आप आगे बढ़ते जाएंगे और पीछे जो है आप भूलते जाएंगे। इसलिए आपको जो है साथ साथ ही रिवीजन करना है, जितना आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करते जाएं। और जैसे मैंने बताया था कि एक दिन में आपको ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़ने का प्रयास करना है। कई स्टूडेंट जो है एक ही सब्जेक्ट केवल एक दिन में पढ़ पाते हैं, वो स्ट्रेटजी सही नहीं है। एक दिन में कम से कम 3 सब्जेक्ट 4 सब्जेक्ट तो आपको पढ़ना है। इससे ज़्यादा सब्जेक्ट अगर पढ़ते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़ने का आपको फ़ायदा होना चाहिए, गेन होना चाहिए, मतलब आपके दिमाग में चीज़ें बैठें। ऐसे नहीं कि आप खाना पूर्ति कर औपचारिकताएं पूरी कर रहे हैं। मैंने कल बताया था कि लोगों ने सोच लिया भाई ये इतना नोट्स है, हमें 4 दिन में इसको कंप्लीट करना है। तो 4 दिन में कंप्लीट कैसे करेंगे आप? ऐसे पन्ने पलटते जाएंगे, है ना। ऐसे देखा, पन्ना पलटा, फिर देखा, ऐसे, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। समय आपका चला जाएगा 4 दिन का और कुछ हासिल नहीं होगा। इसलिए प्रोडक्टिव स्टडी आपको करना है। जो भी आप पढ़ें ठोस पढ़ें, सॉलिड, है ना। और एनालिटिकल तरीके से पढ़ना है, फैक्चुअल तरीके से पढ़ना है। आजकल दोनों तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, मतलब सीधे फैक्ट भी पूछ लेता है और उससे संबंधित चीज़ें थोड़ा सा अंदर से भी पूछ रहा है। तो एक दिन में ज़्यादा सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। पहले तो मैंने बताया कि सिलेबस को ध्यान में रखते हुए आपको जो है एक टाइम टेबल सेट करना है। एक दिन में 3 से 4 सब्जेक्ट 5 सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। सब्जेक्ट कैसे पढ़ें, कौन से सब्जेक्ट पढ़ें, तो बड़े सब्जेक्ट कुछ ले लें और 1-2 सब्जेक्ट पुराने छोटे सब्जेक्ट ले लें, जिससे जो है वो मैनेज हो जाए। नहीं तो तीनों सब्जेक्ट 4 सब्जेक्ट आपने बड़े ले लिए हैं तो आप कवर ही नहीं कर पाएंगे, है ना। छोटे सब्जेक्ट लिए हैं तो बड़े सब्जेक्ट फिर आपके रह जाएंगे। पहले पढ़े जाते हैं कोर सब्जेक्ट, है ना। मैंने कल बताया था कि आपको अभी कौन से सब्जेक्ट पढ़ना है ये आप पर डिपेंड करता है। आपने अगर पहले ऐसे सब्जेक्ट उठा लिए जो आपको अच्छी तरीके से आ रहे हैं, तो बाद में क्या होगा, जो कठिन सब्जेक्ट है आपके लिए
समय कम बचेगा एग्जाम के लिए, हड़बड़ाहट रहेगी, वो सब्जेक्ट आप अच्छे ढंग से कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो जो आपके लिए कठिन सब्जेक्ट हैं, जिनमें आपको प्रॉब्लम आ रही है, जहाँ से आपके क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, उन सब्जेक्ट्स को आपको पहले उठाना है, अभी उठाना है, और इसके बाद फिर सिंपल सब्जेक्ट उठा लो, है ना। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है। सब्जेक्ट की जो स्टडी है फैक्चुअल तरीके से भी करना है, एनालिटिकल तरीके से भी करना है, साथ ही साथ जो है आपको क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करना है, MCQs भी सॉल्व करना है, साथ ही साथ थ्योरी के साथ साथ करना है। ये हम अलग से MCQ सॉल्व करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, कैसे हमें करना है, उसका आगे मैं जिक्र करूँगा। सावधानी बरतने का मतलब यहाँ पर यह है कि बहुत सारे मिस्टेक्स रहती हैं, जो भी क्वेश्चन पेपर होते हैं उनमें उनके आंसर में बहुत सारे मिस्टेक्स होती हैं, तो उनको ध्यान में रख करके हमें MCQ या क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है ना। फिर मैंने ये जो कल बताया था वही चीज़ यहाँ पर मैंने वापस से यहाँ पर बताई हुई है कि तैयारी की रणनीति क्या होनी चाहिए। तैयारी की रणनीति होनी चाहिए कि हमें स्टडी करना है, पर डे स्टडी करना है, पर डे कुछ ना कुछ रिवाइज करते चलना है ना। आप सोचेंगे अरे अभी हम पढ़ते जाते हैं, बाद में रिवीजन कर लेंगे, तो पता चला कि रिवीजन का समय नहीं बचा आपके पास। आपने खूब मेहनत की, खूब अच्छे से सारी चीज़ें पढ़ ली, कवर कर ली, सिलेबस कवर हो गया, रिवीजन आपका हुआ नहीं, तो वो स्टडी आपकी ज़्यादा काम नहीं आएगी। तो स्टडी के साथ साथ आपको रिवीजन करते जाना है। जो चीज़ आपने पढ़ी है उसको रिवाइज करें, मतलब ऐसे नहीं कि जैसे कल पढ़ी है तो तुरंत रिवीजन करेंगे तो कोई मतलब ही नहीं, आपको याद ही है सारी चीज़ें, पुरानी चीज़ें। मान लीजिए आपने एक हफ्ते कोई चीज़ पहले पढ़ी है तो उसको रिवाइज करें, ऐसा एक टाइम सेट कर लें, है ना। मतलब एक हफ्ते पहले की चीज़ आज आपको रिवाइज करना है, ऐसे जो है फिर इसके बाद वाली जो पुरानी है उसको फिर आगे रिवाइज करें। इस तरीके से एक जो है सेट करके और रिवीजन करते जाना है, प्लस फिर प्रैक्टिस करना है ना। स्टडी, रिवीजन और प्रैक्टिस। प्रैक्टिस यानी जो भी MCQs हैं, जो भी क्वेश्चन पेपर हैं, उनको आपको साथ साथ सॉल्व करते जाना है। जो आप पढ़ें उसी से संबंधित पेपर आपको सॉल्व करना है। ऐसे नहीं कि पढ़ कुछ और रहे हैं, पेपर किसी और का सॉल्व कर रहे हैं, उससे ज़्यादा फायदा आपको नहीं मिलेगा, है ना। तो प्रैक्टिस करना है, और इससे जो है आपको सक्सेस मिलने की प्रबल संभावना रहेगी। स्टडी कैसे करना है, फैक्चुअल करना है, एनालिटिकल करना है, ये भी मैं बता चुका हूँ, है ना। स्टडी के दोनों जो एस्पेक्ट हैं, दोनों तरीके आपको अपनाना है। फैक्ट देखना है और उससे संबंधित कुछ एनालिटिकल चीज़ें भी देखना है ना। विश्लेषणात्मक अध्ययन भी करना है। तो इस तरीके से ये रणनीति आपको अपनाना है। ऐसा अगर करते हैं तो आपको सक्सेस मिलने की संभावना ज़्यादा रहेगी। अब आगे मैंने यहाँ पर बताया है कि किस सब्जेक्ट को ज़्यादा प्राथमिकता देना है और क्यों देना है ना। तो यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं कि किस सब्जेक्ट को अधिक प्राथमिकता दें और क्यों दें। वैसे देखा जाए तो 10 यूनिट है, 10 यूनिट से 10-10 क्वेश्चन आ रहे हैं, एकदम क्लियर है, इसमें कोई अब डाउट नहीं है, किसी प्रकार कोई संदेह नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनका वेटेज ज़्यादा है MPPSC में, अभी और ज़्यादा हो गया है ना। पहले MPGS का वेटेज थोड़ा कम था, अब उससे ज़्यादा भी हो गया है। तो MPGS को वेटेज ज़्यादा देना जरूरी है। क्यों देना जरूरी है, उसके पीछे मैंने रीजन्स बताए हुए हैं, है ना। लगभग 6 यूनिट्स जो हैं MPGS से रिलेटेड है। आप पेपर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 6 यूनिट इससे संबंधित है। 3 यूनिट तो प्योर है, मतलब 3 यूनिट प्योर है, मतलब 3 यूनिट ऐसी हैं जिनमें केवल और केवल MPGS है, उसमें कोई मिक्सअप नहीं है। तो 30 क्वेश्चन तो यहाँ से आपके कवर ही हो गए, आना ही आना है। ये है यूनिट 2 प्योर है, ये MP की, मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति और साहित्य पता है आप लोगों को। फिर यूनिट 4 है मध्य प्रदेश का भूगोल, MP का ही है पूरा भूगोल। फिर यूनिट 10 MP की जनजातियाँ, इसमें संस्कृति वगैरह है, लोक साहित्य है ना, लोक नाट्य, बहुत सारी चीज़ें हैं, जनजातीय व्यक्तित्व हैं। और कुछ चीज़ें रिपीट भी हैं, जैसे यूनिट 2 है और यूनिट 10 है, ये दोनों जो है रिपीट है, काफ़ी चीज़ें रिपीट। वहाँ भी लोक संस्कृति लिखा है, यहाँ भी लोक संस्कृति लिखा है, वहाँ लोक साहित्य लिखा है, यहाँ भी लोक साहित्य लिखा है, वहाँ भी जनजातीय व्यक्तित्व लिखा है, यहाँ भी जनजातीय व्यक्तित्व लिखा है। तो दोनों चीज़ें लगभग मिलती जुलती हैं, इसलिए दोनों को साथ में अगर पढ़ लेंगे तो ज़्यादा ईजी रहेगा,
दोनों को मिक्स करके आप पढ़ लेंगे तो आपको ज़्यादा अलग से मेहनत नहीं करना पड़ेगी। जनजातियाँ आपको अलग से पढ़ना है, इतिहास अलग से पढ़ना है। दोनों की दोनों जो यूनिट 10 में एमपी की जनजातियाँ हैं और यूनिट 2 में मध्य प्रदेश का इतिहास है, इसको अलग अलग पढ़ना है, बाकी तो सब मिक्स है। ठीक है, तो दोनों को आप मिक्स करके पढ़ लेंगे तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगी। तो ये 3 यूनिट जो मैंने बताई हैं, ये 3 यूनिट क्या है, सेपरेट एमपी की हैं। इसके बाद जो 3 यूनिट आगे हैं ये मिक्स है, भारत और एमपी की मिक्स है। उसमें भारत तथा मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था, यानी यहाँ से 5 क्वेश्चंस हो गए। 5 क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं क्योंकि एमपी की जो संवैधानिक व्यवस्था उसका वेटेज थोड़ा सा यहाँ पर कम है, इंडिया का ज़्यादा है। भारत तथा मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, इसका लगभग बराबर वेटेज है, देखा जाए तो एमपी का ज़्यादा वेटेज है यहाँ पर, लेकिन 5 क्वेश्चन इसमें आ रहे हैं। इसमें 1/3 है एमपी, यूनिट जो 8 है उसमें यूनिट 1/3 है एमपी, क्योंकि 3 चीज़ें इसमें दी गई हैं, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय तथा मध्य प्रदेश की समसामयिक घटनाएं, तो इसमें 1/3 हो गया। लेकिन हो क्या रहा है, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, समसामयिक घटनाक्रम कम आ रहा है, तो इसलिए जो है यहाँ पर एमपी का वेटेज बढ़ जाता है ना। वैसे तो होना चाहिए कि 3-3-4 ऐसा हो जाए, तो ऐसे 10 हो गए टोटल, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय जो घटनाक्रम है वो कम पूछ रहे हैं। पिछले बार एक ही क्वेश्चन आया, हमने कल बताया था मैंने। ठीक है, तो इस तरीके से जो है 3 जो यूनिट्स हैं वो कंप्लीट एमपी की हैं, और 3 यूनिट्स ये जो मैंने बताई हैं इसमें मिक्सअप है, इंडिया है, इंटरनेशनल भी इसमें है। तो ये इस तरीके से देखा जाए तो टोटल जो क्वेश्चंस बनने चाहिए वो 43 से 45 क्वेश्चन बनने चाहिए, है ना। लेकिन अभी कितने क्वेश्चंस एमपी जीएस के आए हैं, तो 43 क्वेश्चन जो है एमपी जीएस से इस बार पूछे गए हैं। मैंने कल भी इसके बारे में बताया था आप लोगों को, मतलब 43 से 45 क्वेश्चंस लगभग आना चाहिए। पिछले बार जो है 43 क्वेश्चन आ चुके हैं, तो लगभग इसी के आसपास जो है क्वेश्चन आएंगे। इसीलिए जो है सबसे ज़्यादा फोकस जो है एमपी पर होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि इंडियन, जैसे ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी है, तो इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत भी एमपी की चीज़ें कुछ आ जाती हैं। जैसे मध्य प्रदेश नर्मदा नदी का क्वेश्चन आ गया था, वो इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत आया था वो, लेकिन वो है एमपी का क्वेश्चन। नर्मदा नदी एमपी में बहती है, एमपी से निकलती है, उसको इंडिया का भी मान सकते हैं और एमपी का भी मान सकते हैं, लेकिन पढ़ते तो हम डिटेल में उसको एमपी में ही नर्मदा नदी को। तो ऐसे क्वेश्चन भी कभी कोई आ जाते हैं। ठीक है, तो ये है सबसे ज़्यादा जो वेटेज होना चाहिए, सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए वो एमपी जीएस पर होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको एमपी पढ़ना है। सबसे पहले क्या, एमपी तो पढ़ना ही पढ़ना है, एमपी तो रोज ही पढ़ना है। आज से स्टार्ट करके लास्ट तक एमपी पढ़ते रहो, और इतना समय तो लगेगा एमपी को पढ़ने में, कितने सारे टॉपिक्स हैं एमपी के, है ना। एमपी का ज्योग्राफी है, एमपी का इतिहास है, एमपी की संस्कृति है, एमपी का साहित्य है, एमपी की जनजातियाँ हैं, एमपी की संवैधानिक व्यवस्था है, एमपी की अर्थव्यवस्था है, इतनी सारी चीज़ें हैं। तो आप अगर आज से स्टार्ट करेंगे एमपी पढ़ना तो लास्ट तक आपको एमपी पढ़ना पड़ेगा, तब कहीं जा कर के एमपी का सिलेबस हो पाएगा। और रिवीजन तो आपको करना ही करना है पर डे। ठीक है, अब इसके बाद आता है एमपी जीएस के बाद सबसे ज़्यादा जो वेटेज मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए करंट अफेयर्स को। सेकेंड नंबर जो आता है करंट अफेयर्स का आता है, यूनिट 10 के अंतर्गत करंट अफेयर्स दिया हुआ है। करंट अफेयर्स के अंतर्गत किस तरह करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है, इंटरनेशनल, नेशनल और एमपी का करंट अफेयर्स आपको पढ़ना होता है, जो आपके सिलेबस में दिया गया है। ठीक है, क्यों ज़्यादा इसको पढ़ना चाहिए, इसके बहुत सारे रीजन्स हैं। एक रीजन तो ये है कि आजकल जो है एमपी के करंट अफेयर्स क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो जो स्टैटिक पार्ट है आपका ना, स्टैटिक पार्ट से रिलेट करके जो है एमपी को पूछ लिया जाता है। आपको पता नहीं चलेगा कि ये करंट अफेयर्स का करंट अफेयर्स क्वेश्चन पूछ रहे हैं, स्टैटिक पार्ट को करंट अफेयर्स से रिलेट करके पूछ रहे हैं, तो आपको कभी कभी समझ में नहीं आएगा कि ये करंट अफेयर्स क्वेश्चन है कि स्टैटिक है। लेकिन ऐसा कर रहा है, ये कहाँ से लिया है इसने, यूपीएससी से। यूपीएससी में जो है ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, है ना, है वो बेसिक क्वेश्चन, लेकिन उसको करंट से रिलेट करके पूछ लिया जाता है। तो आपको जो है करंट अफेयर्स पढ़ते समय ये ध्यान रखना होता है कि ये कहीं ना कहीं हमारे बेसिक से तो रिलेट नहीं कर रहा है, तो फिर उससे संबंधित चीज़ें आपको जो है अच्छे से गहराई से पढ़ना पड़ती हैं। ठीक है, तो
करंट अफेयर संबंधी प्रश्नों की जो न्यूनतम संख्या 10 होना चाहिए, लेकिन पिछले बार जो है ये संख्या रही है 16 क्वेश्चन जो है करंट अफेयर से पिछले बार पूछे गए हैं सब मिला करके। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एक तो स्टैटिक पार्ट से रिलेट करके पूछ लिया जाता है, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जो करंट अफेयर से जुड़े हुए हैं, जैसे इकोनॉमी है तो इकोनॉमी पूरा करंट से ही जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है, वहाँ से जो है पूरा करंट अफेयर्स ही पूछा जाता है। स्पोर्ट्स हो गया, स्पोर्ट्स भी करंट अफेयर्स जुड़ा हुआ है ना। और एमपी संबंधित कुछ चीज़ें हैं, पॉलिटी भी कभी कभी उससे पूछ लेते हैं, ज्योग्राफी भी पूछ लेते हैं, एनवायरनमेंट पूछ लेते हैं, उसका जिक्र भी आगे आएगा। तो स्टैटिक पार्ट कैसे पूछ रहा है, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया है कि 2020 में एक क्वेश्चन फ्रैंक एंथोनी का आया था, ये पॉलिटी से रिलेटेड है लेकिन कहीं न कहीं ये एमपी से भी जुड़ा हुआ है और करंट अफेयर से भी जुड़ा हुआ था, है ना। फ्रैंक एंथोनी जो है ये एंग्लो इंडियन थे और एंग्लो इंडियन के संबंध में जो प्रावधान, एंग्लो इंडियन के मनोनयन का जो प्रावधान संविधान में जुड़ा था वो उसमें इनका रोल माना जाता है। ये संविधान सभा के सदस्य थे, सेंट्रल प्रोविंस तथा बरार से ये संविधान सभा के सदस्य थे। फ्रैंक एंथोनी जबलपुर से बिलोंग करते थे, तो इनके प्रयासों से एंग्लो इंडियन के मनोनयन का प्रावधान जोड़ा गया था संविधान में। तो उस समय एक्चुअली 104 जो अमेंडमेंट आया था उसमें एंग्लो इंडियन संबंधी जो प्रावधान था उसको उनके मनोनयन के प्रावधान को 10 साल के लिए आगे नहीं बढ़ाया गया था, तो वो चर्चा में था। तो उससे कोरिलेट करके जो है फ्रैंक एंथोनी का क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो अगर उसको माने तो ज्योग्राफी पॉलिटी का भी क्वेश्चन है, ये एमपी से भी रिलेटेड है क्योंकि एमपी से बिलोंग करते थे ये, और करंट अफेयर्स का भी हो गया। तो तीन तरह से क्वेश्चन ये हो गया, 3 सब्जेक्ट से हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस आप अगर देखेंगे, बारीकी से देखेंगे पेपर को, तो आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर मैंने लिखा है कि कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जहाँ पर करंट अफेयर संबंधी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, पूछे जा सकते हैं। कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जहाँ से करंट अफेयर संबंधी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इसमें सबसे मेन जो सब्जेक्ट आता है वो इकोनॉमी आता है, क्योंकि इकोनॉमी में जितनी भी चीज़ें पूछी गई हैं पिछले बार जैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं वो ज़्यादातर करंट अफेयर से आए, मतलब 50% आप मान लो, 10 क्वेश्चन आए उसमें 50% तो करंट अफेयर से संबंधित थे, ठीक। स्पोर्ट्स से बहुत सारे क्वेश्चन करंट अफेयर से ही पूछे जाते हैं ज़्यादातर। स्टैटिक बहुत कम पूछा जाता है, पुरस्कार वगैरह पूछे जाते हैं, कोई खेल कूद गतिविधि हुई है उसके बारे में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कोई प्रतियोगिता है उसमें कौन जीता उसके बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ना। तो खेल कूद ज़्यादातर जो है इसी से करंट अफेयर से ही पूछे जाते हैं। इसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कुछ नई चीज़ आई है, नई कोई टेक्नोलॉजी आई है ना। तो नया कोई उपकरण लॉन्च किया गया, नया कोई टूल लॉन्च किया गया है, तो वहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। ज्योग्राफी में कृषि तथा खनिज उत्पादन में पहला स्थान किसका है, कौन सा राज्य पहला है, खनिज उत्पादन में, कृषि उत्पादन में, वहाँ से क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में। तो ये भी कहीं ना कहीं करंट अफेयर से जुड़ा हुआ है। जैसे पिछले बार 2021-22 के क्वेश्चन आए, 2021-22 में किस राज्य का इसके खनिज के उत्पादन में प्रथम स्थान था, ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर बने। इन्वायरमेंट में जो समिट हुआ करती हैं, है ना, इन्वायरमेंट में जो सम्मेलन होते हैं, समिट होते हैं, वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। पॉलिटी में क्वेश्चन जो है जैसे संस्थाएं आयोग हैं उनके अध्यक्ष चेंज होते हैं, मान लीजिए तो हाल ही में कोई अध्यक्ष चेंज हुआ है तो उसका क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है ना। जैसे अभी राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष मैंने जब टॉपिक कराया था तो उसी समय चेंज हुई थी, है ना, अक्टूबर में ही चेंज हुई हैं। संजीव खन्ना तो अभी 11 नवंबर को ही उन्होंने पदभार संभाला है ना। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो हैं जस्टिस संजीव खन्ना, इन्होंने अभी हाल ही में 11 नवंबर को पदभार संभाला है, तो इनके बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देखिए अब थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो रहा है। जस्टिस संजीव खन्ना जो मुख्य न्यायाधीश है, ये तो सबको पता है, बच्चा भी बता देगा,
लेकिन अब ये पूछिएगा संजीव खन्ना कौन से क्रम के मुख्य न्यायाधीश बने हैं, कब तक इनका कार्यकाल होगा, इनके द्वारा कौन सा डिसीजन दिया गया। इनके बहुत अच्छे कुछ डिसीजन रहे, जैसे अनुच्छेद 370 के संबंध में डिसीजन इनका था, है ना, और बहुत सारे डिसीजन दिए। तो उन डिसीजन से संबंधित क्वेश्चन बन सकता है कि इनके द्वारा कौन सा डिसीजन नहीं दिया गया था, है ना। तो इस तरीके से आपको स्टडी करना पड़ेगी, है ना, उसके संबंध में। जैसे राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष जो है ये कौन से क्रम की अध्यक्ष बनी है ना। अध्यक्ष का नाम तो ठीक है, पता है सबको, वो तो याद रखने हैं। साथ ही जो है उनके बारे में भी जो है आपको डिटेल करना है। तो इस तरीके से जो है आपको तैयारी करना पड़ेगी। अब करंट अफेयर्स, ये प्रश्न आता है कि करंट अफेयर्स कब तक का आपको तैयार करना है, किस समय तक का, कब से कब तक का आपको करंट अफेयर तैयार करना है। इसको लेकर के ज़्यादातर बच्चों में कन्फ्यूजन रहता है, ज़्यादातर पूछते हैं बच्चे। तो देखिए इसका कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं है। कभी कभी जो है बहुत पुराने चीज़ें भी करंट अफेयर्स की पूछ ली जाती हैं। नॉर्मली जो है 1 वर्ष तक का करंट अफेयर्स हमें तैयार करना चाहिए, पूछा जा सकता है। लेकिन इसमें कुछ भी डिसाइड नहीं है, कोई भी नहीं कह सकता कि भाई 1 वर्ष तक ही पूछा जाएगा, उससे पहले नहीं पूछा जाएगा। लेकिन नॉर्मली 1 वर्ष का करंट अफेयर्स हम तैयार कर लेते हैं तो ज़्यादा चीज़ें उसमें आ जाती हैं। फिर ये है कि भाई कब तक का करना है, एग्ज़ाम के कितने समय पहले तक का आपको करंट अफेयर्स तैयार करना है। तो नॉर्मली जो है 1 से 1.5 महीने पहले तक का करंट अफेयर्स अभी तक पूछा गया है। जो पुराने एग्जाम्स हुए हैं उसमें हमने देखा है कि एग्ज़ाम होने के 1 से 1.5 महीने पहले तक का करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है। मतलब 16 फरवरी को आपको एग्ज़ाम होने वाली है आपकी, तो दिसंबर और थोड़ा सा जनवरी आप लेके चल सकते हैं। मतलब दिसंबर तक तो आपको करना ही करना है, और थोड़ा सा जनवरी का पहला सप्ताह भी आप देख सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। वैसे तो दिसंबर तक ही आना चाहिए, लेकिन कभी अगर एकदम लेटेस्ट पूछ लिया तो 7, 8, 10 जनवरी तक ज़्यादा पूछेगा, अगर पूछेगा, है ना। पहले क्या है, अभी बीच में बहुत एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन पूछ लिया उसने। पहले क्या 2 महीने तक का, 2 महीने पहले तक का करंट अफेयर्स आया करता था। लेकिन अभी मैंने कई बार देखा कि एकदम 1 महीने पहले का, 1.5 महीने पहले का पूछ लिया उसने, कई बार ऐसा हुआ है। तो हमें जो है अपनी सेफ्टी के लिए 1 से 1.5 महीने पहले तक का करंट अफेयर्स पढ़ लेना चाहिए, ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो ये समय मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि 1 वर्ष तक का करंट अफेयर्स हमें तैयार करके रखना होता है। इसके पहले का करंट अफेयर्स भी पूछ सकता है, उसके लिए कोई दावा नहीं कर सकता कि यही करंट अफेयर्स यहीं तक का पूछा जाएगा। और कब तक का रखना है, 1 से 1.5 महीने पहले एग्जाम की करंट अफेयर्स आपको तैयार करना है, वो पूछा जा सकता है। कभी कभी बहुत पुराना भी करंट अफेयर्स आपको एग्जाम में पूछ लिया जाता है, उसके लिए कुछ भी नहीं कहा जा सकता। और पिछले बार कैसे कैसे क्या क्या पूछे गए, कहाँ कहाँ से पूछे गए करंट अफेयर्स में, तो कितने समय का आया है, तो उसमें 2021-22 के कुछ क्वेश्चन आए हैं, कुछ 22-23 के कुछ क्वेश्चन आए हैं, और कुछ 23 के क्वेश्चन करंट अफेयर्स के पूछे गए हैं। पिछला जो एग्जाम हुआ है उसके संबंध में मैंने यहाँ पर बताया। और करंट अफेयर्स का जो नॉलेज है, इसको जो है हम मेंस के एग्जाम में भी यूज कर सकते हैं। मेंस के जो आंसर्स लिखते हैं वहाँ पर कहीं ना कहीं उनका उपयोग हम कर सकते हैं, एग्जाम्पल दे सकते हैं, निष्कर्ष में चीज़ें जोड़ सकते हैं। तो करंट अफेयर्स बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए। बच्चे क्या करते हैं कि जब एग्ज़ाम होती है तब उसी समय करंट अफेयर ज़्यादातर बच्चे पढ़ते हैं, मतलब डेली नहीं पढ़ते हैं। जबकि होना क्या चाहिए, आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है। न्यूज़पेपर जो आता है उसको पढ़ना सबसे अच्छी हैबिट होती है, ये हैबिट होती है, ये सभी में होना चाहिए। जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हालांकि जो एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रहे वो भी पढ़ते हैं पेपर की हैबिट तो सबकी होती है, मतलब ज़्यादातर लोगों की होती है ना। व्यापारी हैं वो भी पढ़ते हैं, है ना, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी पढ़ते हैं, जो टीचर हैं वो भी पढ़ते हैं। लेकिन सबके न्यूज़पेपर पढ़ने का नज़रिया अलग अलग होता है ना। जैसे व्यापारी है तो वो देखेगा भाई व्यापारिक रूप से उसको कहाँ पर फ़ायदा है, ऐड वगैरह देखेगा, रेट वगैरह देखता है वो, है ना। प्रशासनिक अधिकारी देखता है भाई कौन आदेश कोई ऐसा तो नहीं आया है, या किसी स्टेट में कौन सा किस तरह कानून लागू हुआ, कोर्ट का कौन सा जजमेंट आया, तो उस तरीके से देखता है। टीचर जो शिक्षा संबंधी कोई स्कीम वगैरह है या कोई प्लान है या कोई सरकार की घोषणा है वो देखता है। लेकिन आप लोगों को अपने
जो आपका सिलेबस है उसकी अकॉर्डिंग जो है चीज़ों को देखना है, पढ़ना है, और प्लस नोट भी करना है ना। डेली न्यूज़पेपर पढ़ना एक अच्छी हैबिट है, ये सभी में होना चाहिए, क्योंकि इससे जो है आपको प्री, मेंस और इंटरव्यू तीनों में फ़ायदा मिलता है। क्योंकि इंटरव्यू में तो ज़्यादातर क्वेश्चन न्यूज़पेपर से ही पूछे जाते हैं। कभी कभी तो वो उसी दिन का न्यूज़पेपर पूछ ले, भाई आज के न्यूज़पेपर की हेडलाइन आप बताइए, है ना, कोई 5 न्यूज़ आप बताइए, फिर 5 न्यूज़ उसने बताई, फिर वहाँ से क्रॉस क्वेश्चन वहीं से स्टार्ट हो गए, तो पूरा उसका इंटरव्यू उसी पर चल गया। अब 5 न्यूज़ बताई हैं उसने, अब 5 न्यूज़ से क्रॉस क्वेश्चन होंगे, ख़त्म हो गया इंटरव्यू, है ना। तो इसलिए न्यूज़पेपर पढ़ने की जो हैबिट है वो होनी चाहिए सभी, है ना। कई लोगों की जैसा मेरी आदत है कि पेपर अगर चाय के समय कभी कभी क्या लेट हो जाता है, चाय पीते समय अगर पेपर नहीं मिले तो चाय पीने का मज़ा ही नहीं, है ना। तो उसको बोलना पड़ता है कि यार पेपर सही मतलब सही समय पर डालो। हम जब राजेंद्र नगर में मैं रहता था तो 6 साढ़े 6 बजे पेपर आ जाता था। अब वहाँ पर पेपर 7 बजे के पहले नहीं आता है। अब हम तो जल्दी उठ जाते हैं तो पेपर का वेट करना पड़ता है, मतलब पेपर के हिसाब से फिर चाय होती है मतलब चाय उस समय बनती है जब पेपर आने वाला होता है ना, नहीं तो फिर चाय का मज़ा ही नहीं, चाय पीने में मज़ा नहीं आता है ना। तो वो हैबिट है कि मतलब कम से कम आधा घंटे पौन घंटे पेपर पढ़ना है। पहले तो मैं क्या है कि पूरा नोट करता था एक एक चीज़, अब नोट करने का टाइम नहीं रहता है, तो उसमें क्या करते हैं कि कोई जो पेज आया तो उस पेज को फिर हम रख लेते हैं, है ना, पेज को रख लेते हैं। तो जैसे कोई चीज़ देखना है या करेंट जो कोई भी नोट्स है उसको अपडेट करना है तो उससे लेकर के अपडेट करते रहते हैं। और कई बार तो यहाँ पर भी मैं दिखाता हूँ, आप लोगों को न्यूज़ यहाँ पर दिखाई जाती है, मेंस में कई बार न्यूज़ दिखाई मैंने, है ना। हाँ, तो डेली न्यूज़पेपर जो है आपको पढ़ने बहुत ज़रूरी, वो आगे सोर्स में मैं बताऊँगा। करंट अफेयर्स के अंतर्गत क्या क्या टॉपिक्स आते हैं वो मैंने यहाँ पर बताए हैं कि यहाँ ये करंट अफेयर्स के अंतर्गत आपको पूछे जाते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं आती हैं, अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, कोई दुर्घटना हुई है, कोई संधि हुई है, हमारे यहाँ से कोई राजनयिक विदेश गया है, वहाँ से कोई राजनयिक विदेश आया है। एक बार पहले क्वेश्चन मोदी जी प्रधानमंत्री का पूछ लिया गया था, मोदी जी का क्वेश्चन था कि एक महीना पूछ लिया था उसने कि मई महीने में या मार्च, ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था कि मोदी जी कहाँ कहाँ गए ऐसा क्वेश्चन आ गया, है ना। तो ये अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के अंतर्गत सारी चीज़ें, सम्मेलन वगैरह होते हैं, जैसे अब जो G20 सम्मेलन है, G7 सम्मेलन है ना, सार्क सम्मेलन है, राष्ट्रमंडल सम्मेलन, कॉमनवेल्थ सम्मेलन है। तो ये सम्मेलन कहाँ हुए, उनकी थीम क्या रही। आजकल पहले क्या है, दिवस का क्वेश्चन जो आता था उसमें ये पूछता था कि ये दिवस कब मनाया जाता है ना, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। अब ये नहीं पूछता, अब पूछता है कि इसकी थीम क्या रही, है ना। 2024 में जो जैसे 2024 में योग दिवस मनाया गया। अब योग दिवस 21 जून को मनाया जाता, सबको पता है, लेकिन 2024 में जो योग दिवस मनाया गया है 21 जून को, उसकी थीम क्या रही है, उसका विषय क्या था। ऐसे क्वेश्चन आजकल आ रहे हैं। उसके लिए सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया, है ना, सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की, या कहीं बाहर सम्मेलन हुआ तो उसमें भारत की ओर से प्रतिनिधित्व किसने किया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं पर्यावरण संबंधी। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं हो गई। राष्ट्रीय घटनाएं, राष्ट्रीय घटनाओं में तो देश के अंदर जो भी सम्मेलन हो रही हैं, जो भी सभाएं हो रही हैं, है ना, जो भी दुर्घटनाएं हैं, घटनाएं हो रही हैं, है ना, कोई रिपोर्ट आई है, किसी गायक द्वारा रिपोर्ट दी, वो अलग से भी मैंने मेंशन किया हुआ है। तो इस तरह की घटनाएं यहाँ पर पूछी जाती है। फिर मध्य प्रदेश स्तर पर इस तरह की घटनाएं जो घटित हो रही हैं उनके बारे में। चर्चित स्थल, किसी स्थान में कोई प्रॉब्लम हुई है, कोई समस्या उत्पन्न हुई है और वो स्थान चर्चा में रहा है, तीनों राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, मध्य प्रदेश के स्तर पर, तो इस स्थल के बारे में पूछ लिया जाता है कि ये स्थल कहाँ पर स्थित है। चर्चित नाम, कोई नाम जो है चर्चा में रहा है किसी कारणवश, चाहे वो अच्छे काम की वजह से रहा हो, चाहे बुरे काम की वजह से रहा हो, है ना, चर्चा में रहा है, पेपर में सुर्खियाँ उसने बटोरी हैं, तो उसका नाम पूछ लिया जाता है एग्जाम में। इसमें नियुक्तियां भी होती हैं। नियुक्तियों के अंतर्गत नियुक्ति है,
त्याग पत्र आ जाते हैं, मृत्यु या अन्य कोई कारण भी हो सकते हैं। तो इस तरह से चर्चित नाम है। समिति आयोग, कोई भी संगठन उसने रिपोर्ट कोई प्रस्तुत की है, तो वहाँ से क्वेश्चन बनता है। जैसे अभी वन रिपोर्ट जो है अभी आई नहीं, मेरे ख्याल से हो सकता आ जाए, तो वन रिपोर्ट से संबंधित क्वेश्चन काफ़ी आते हैं एग्जाम में, पहले आए हुए हैं। दुर्घटनाएं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय और एमपी स्तर पर दुर्घटना हुई है, ऑपरेशन चलाए जाते हैं, है ना, किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए। जैसे अभी जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन ऑल आउट चल रहा है, आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए ऑपरेशन ऑल आउट चल रहा है। तो इस तरह के ऑपरेशन अलग अलग कामों के लिए, अलग अलग समस्याओं को दूर करने के लिए जो चलते हैं, तो वहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। सैन्य अभ्यास, सैन्य अभ्यास का भी क्वेश्चन आया हुआ है एक बार, अभी 1-2 साल पहले आया था ना सैन्य अभ्यास क्वेश्चन, है ना। तो सैन्य अभ्यास अलग अलग देशों के बीच जो होते हैं, तो उस सैन्य अभ्यास का स्थल पूछ लेते हैं, नाम पूछ लेते हैं, भाई नाम पूछ लिया कि ये सैन्य अभ्यास किसके बीच हुआ है, या इन दो राष्ट्रों के बीच सैन्य अभ्यास कौन सा हुआ है, कहाँ पर हुआ है ना। तो इस तरह के नए घोषित दिवस तथा वर्ष, है ना, यूएनओ द्वारा या भारत सरकार द्वारा या किसी अन्य संगठन द्वारा कोई वर्ष घोषित किया गया है, तो उसके बारे में पूछ लिया जाता है ना। जैसे मिलेट वर्ष का क्वेश्चन आया था पहले। नए घोषित दिवस, कोई नया दिवस घोषित हुआ है, तो उसके बारे में पूछ लेते हैं कि कौन सा नया दिवस घोषित हुआ है। पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और एमपी के पुरस्कार। आर्थिक गतिविधियां, नई योजनाएं, कोई नया कार्यक्रम, नई योजनाएं स्टार्ट हुई हैं भारत सरकार द्वारा, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, तो वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, है ना। खेलकूद गतिविधियाँ, खेल पुरस्कार हैं, चर्चित खिलाड़ी हैं, है ना। बहुत सारी खेलकूद गतिविधियाँ होती रहती हैं नेशनल, इंटरनेशनल और एमपी स्तर पर। तो उन खेलकूद गतिविधियों के बारे में पूछ लिया जाता है कि ये जो प्रतियोगिता है कहाँ पर आयोजित हुई, है ना, कौन इसका विजेता रहा, है ना, और इसका शुभांक वगैरह बहुत सारी चीज़ें उससे रिलेटेड पूछ लेते हैं। और खेल पुरस्कार, अलग अलग खेल पुरस्कार, ये राष्ट्रीय स्तर पर, एमपी स्तर पर खेल पुरस्कार किसको दिए जाते हैं। क्या होता है कि कभी कभी खेल पुरस्कार जिसको दिया गया उसका नाम पूछ लेते हैं। एमपी में ऐसे क्वेश्चन आए हैं, जिससे विक्रम पुरस्कार, जिसको विक्रम पुरस्कार दिया गया उसका नाम पूछ लिया कि ये खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है। वो नहीं पूछा कि इसको विक्रम पुरस्कार दिया, किसको दिया, किसको नहीं दिया गया। विक्रम पुरस्कार या एकलव्य पुरस्कार जिसको दिया गया उस खिलाड़ी का क्वेश्चन आ गया कि ये खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है। कभी उस खिलाड़ी का स्टेट जिला पूछ लेते हैं कि ये खिलाड़ी किस जिले का रहने वाला है, ठीक है। इसके अलावा खेल संगठनों के अध्यक्ष का नाम भी पूछ लेते हैं, जो चेंज हुआ है, खेल संगठनों के अध्यक्ष। खेल संगठनों के अध्यक्ष, और स्टैटिक क्वेश्चन अगर पूछेंगे खेल संगठनों के मुख्यालय, जो भी खेल संगठन है राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उनके मुख्यालय भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। हॉकी का जैसे खेल संगठन है, फुटबॉल का फीफा है, तो इनके जो है मुख्यालय पूछे जाते हैं। कभी मुख्यालय चेंज हो गए हैं तब तो पूछना है, चेंज नहीं हुए हैं तो भी पूछ लेते हैं, पूछे गए एग्जाम में काफ़ी बार, ठीक है। तो ये इस तरीके से करंट अफेयर से रिलेटेड चीज़ें आपको एग्जाम में पूछी जा रही हैं। अब आगे करंट अफेयर, एमपीजीएस और करंट अफेयर्स के बाद फिर किसको ज़्यादा वेटेज दिया जाना चाहिए, किस पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए, तो वो आता है आईसीटी। तीसरे नंबर पर इसको मैंने रखा हुआ है, यूनिट 10 है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी यूनिट 10 है। इस पर फोकस होना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी 10 ही आते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा टफ होते हैं, कठिन होते हैं, और एक फिक्स भी नहीं रहते हैं, अलग अलग तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं, कुछ भी पूछ लिया जाता है ना। तो इसलिए जो है इस पर अगर आप फोकस करते हैं तो ज़्यादा आपको फ़ायदा हो। क्यों? क्योंकि अदर जो स्टूडेंट्स हैं वो जो है यहाँ से गलती करते हैं, मतलब इसमें लीड लेने का एक अवसर है, यहाँ पर लीड ली जा सकती है अन्य स्टूडेंट से, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट इस पार्ट से, इस यूनिट से क्वेश्चन गलत करके आते हैं। 10 क्वेश्चन में मान के चलो कि 5-7 क्वेश्चन मुश्किल से सही हो जाए, बड़ी बात है। हालांकि पिछले बार तो इजी क्वेश्चन आए थे, 1-2 बार से इजी आ रहे हैं। इसके पहले के पेपर आप देखेंगे
तो आपको समझ में आएगा कितने टफ आते हैं। तो पुराने जितने भी यानी 2020 से लेकर के या और इसके पहले भी देखें तो वहाँ से लेकर के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं यहाँ से इस यूनिट से, वो सारे क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर लो और उसके आसपास के सॉल्व कर लें, है ना। तो इस यूनिट पर अगर फोकस करते हैं तो यहाँ से अगर आप मान लीजिए 1-2 क्वेश्चन ही आपके गलत हो रहे हैं तो ये आपकी लीड रहेगी। जैसे अब हिस्ट्री है तो हिस्ट्री में तो क्या रहता है कि सब लगभग सॉल्व कर ले जाते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो किसी से नहीं बनते हैं। ज्योग्राफी में भी यही होता है, पॉलिटी में भी लगभग कुछ क्वेश्चन सही कर ले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है अंतर आता है, वेरिएशन यहाँ पर बहुत आता है ना। कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका बैकग्राउंड नहीं है, कुछ का बैकग्राउंड है, फिर भी गलत करते हैं। मतलब कंप्यूटर बैकग्राउंड वाले भी लोग जो है क्वेश्चन यहाँ से गलत करके आते हैं। ये लोग बताते हैं कि सर हमारा खुद बैकग्राउंड यही है लेकिन हमारे क्वेश्चन गलत हो गए। तो इस पर इसकी स्टडी अच्छी होना चाहिए, व्यवस्थित तरीके, एक अच्छा सोर्स आपको पता होना चाहिए कि यहाँ से हम जो है अगर इसको पढ़ते हैं तो हमारे क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। उसका तरीका यही कि पुराने जितने भी अभी तक पेपर हुए हैं उनके क्वेश्चन आप देख लो, फिर उसके हिसाब से आपको सोचना है कि हमें और क्या पढ़ना है, उससे आपको क्लू मिल जाएगा। वहाँ से आपको क्लू मिल जाएगा भाई जैसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया तो इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं उससे संबंधित, ठीक है। तो इस यूनिट को बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ना चाहिए, इससे आपको जो है ज़्यादा फायदा मिल सकता है। फिर इसके बाद मैंने चौथे नंबर पर रखा है यूनिट 7 को, MPGS सबसे पहले, करंट अफेयर्स, फिर ICT यूनिट 10 और फिर यूनिट 7 सूचना संचार प्रौद्योगिकी के बाद जो है विज्ञान पर्यावरण स्वास्थ्य पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। यूनिट 7 इस पर ध्यान देने की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि इसमें सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा है, अलग अलग सब्जेक्ट, डिफरेंट सब्जेक्ट हैं और पैटर्न अलग, बहुत पैटर्न चेंज हो जाता है। एक बार अलग टाइप के क्वेश्चन आए, फिर दूसरी बार एकदम डिफरेंट हो जाता है पैटर्न, है ना। प्रश्न पूछने का पैटर्न इसमें बहुत अलग अलग अभी हो रहा है ना। एक ऐसा नहीं है कि भाई इस बार जैसे क्वेश्चन पूछे गए तो उसी टाइप से अगले भी पूछे जाएंगे। कभी बहुत इजी पूछ लेते हैं, कभी बहुत टफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत अलग अलग हट के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसलिए जो है इस यूनिट पर भी ज़्यादा फोकस अगर करते हैं तो जो है यहाँ से आपके ज़्यादा क्वेश्चन सही होने की संभावना। ये भी क्या है, ये दोनों टेक्निकल यूनिट है, यूनिट 7 और यूनिट कौन सी है वो 9, हाँ यूनिट 7 यूनिट 9 जो है ये दोनों टेक्निकल यूनिट है। तो इन यूनिट्स को जो है अगर आप अच्छे तरीके से समझते हैं, पढ़ते हैं तो आपको जो है ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ से क्वेश्चन गलत होते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा इसमें मैंने गलत लिख दिया था क्या? ICT यूनिट 9 है ना ये, हाँ यूनिट 9 है, सही यूनिट 9 है ये, है ना। तो यूनिट 7 यूनिट 9 ये दोनों टेक्निकल यूनिट्स हैं और यहाँ से क्वेश्चंस ज़्यादा गलत होने की संभावना बच्चों की रहती है। तो आप अगर इन पर ज़्यादा अच्छे से फोकस करते हैं तो आप अन्य स्टूडेंट से लीड ले सकते हैं, ठीक। तो ये हो गया। इसके बाद फिर मैंने जो क्रम डिसाइड किया है यानी MPGS, करंट अफेयर्स, फिर यूनिट 9 यानी ICT और फिर जो है यूनिट 7 मतलब विज्ञान है पर्यावरण स्वास्थ्य। इसके बाद फिर मैंने रखा है पॉलिटी को। पॉलिटी को रखने के पीछे वजह यह है कि यहाँ से क्या है सीधे क्वेश्चन आपसे बनते हैं, ज़रा सा रिवीजन आपको करना है और क्वेश्चन सही हो जाते हैं। इसमें क्या है बहुत ज़्यादा मेहनत की जरूरत नहीं, कभी कभी क्वेश्चन टफ भी आ जाते हैं, है ना। मतलब ज़्यादा इजी आते हैं लेकिन कभी क्वेश्चन टफ आते हैं। जैसे अब कोई उसने आर्टिकल पूछ लिया है तो आर्टिकल को जो है आपको रिवीजन अच्छे से करना पड़ेगा, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। एकदम डायरेक्ट फैक्ट पूछ लेते हैं, ठीक है, अध्यक्ष का नाम पहला अध्यक्ष पूछ लिया है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा फैक्चुअल चीज़ें यहाँ से कभी कभी आ जाती हैं, तो उनको जो है बार बार आपको रिवाइज करना पड़ेगा, लगातार रिवाइज करना पड़ेगा, तब आप जो है यहाँ से क्वेश्चन सही कर पाएंगे। फिर ज्योग्राफी और हिस्ट्री और इकोनॉमी चूँकि करंट अफेयर ज़्यादा आता है इसलिए मैंने इसको लास्ट में रखा है। इकोनॉमी को लास्ट में रखने के पीछे वजह यह है कि करंट अफेयर से संबंधी यहाँ से ज़्यादा आते हैं, तो उसको जब लास्ट में हम पढ़ते हैं तो वो चीज़ें याद बनी रहती हैं, इसलिए ऐसा मैंने किया हुआ। तो ये है
अलग अलग सब्जेक्ट्स को कितना वेटेज दिया जाना चाहिए, उस हिसाब से मैंने ये बताया हुआ है। इसके बाद सब्जेक्ट कहाँ से पढ़ें, ये जो सब्जेक्ट्स मैंने बताए हैं ये आपके सिलेबस में दिए गए हैं, उनको कहाँ कहाँ से आपको पढ़ना है, तो ये इसके संबंध में मैंने यहाँ पर लिखा हुआ बताया हुआ है। तो सबसे पहले करंट अफेयर्स को आपको कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, इसका करंट अफेयर्स को स्ट्रॉन्ग करने का सबसे अच्छा तरीका है डेली न्यूज़पेपर आपको पढ़ना है। हालांकि अभी तो समय ये नवंबर दिसंबर बस इतना बचा हुआ है, मैं ये एक हमेशा की बात बता रहा हूँ कि जब आपको जो है डेली न्यूज़पेपर तो डेली पढ़ना ही पढ़ना है। अब एग्ज़ाम आ जाएगा तो उस समय खैर उतना नहीं देख पाते हैं, बात अलग है, लेकिन एग्ज़ाम हो जाने के बाद आपको डेली जो है न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, जो मेंस में आपको काम आएगा, इंटरव्यू में काम आएगा और प्री में काम तो आना ही आना है। और न्यूज़पेपर सिर्फ पढ़ने से नहीं होता, उसको जो है आपको लिखना भी है। कोई चीज़, कोई ऐसी घटना, कोई ऐसी न्यूज़ आपको ऐसा लगता है कि ये हमारे काम की है, हमारे लिए महत्वपूर्ण है, प्री मेंस के लिए कोई डेटा है, आंकड़ा है, तो आपको जो है उसको नोट कर लेना है ना। संपादकीय पोर्शन पढ़ा जाता है, जिससे हमारी जो लैंग्वेज है वो अच्छी हो जाती है, मेंस में उसका फ़ायदा मिलता है और हमारे व्यू डेवलप हो जाते हैं, तर्क संगत तरीके से हम चीज़ों को समझ पाते हैं। ठीक है, तो डेली न्यूज़पेपर एक बहुत अच्छा साधन है करंट अफेयर्स को अच्छा करने का, स्ट्रॉन्ग बनाने का, और उसको हमें नोट भी करना है। पत्रिकाओं में प्रतियोगिता दर्पण और स्पीडी, मैंने ये बताई, स्पीडी में क्या फैक्चुअल चीज़ें रहती हैं, तो प्री के हिसाब से आपको स्पीडी काम आ सकती है, लेकिन स्पीडी मेंस के हिसाब से उतनी काम की नहीं। मेंस के हिसाब से, प्री दोनों के हिसाब से अगर करना है तो प्रतियोगिता दर्पण ज़्यादा बेस्ट पत्रिका मानी जाती है। और यहाँ से आपका निबंध का पोर्शन भी कवर होता है। मैंने कई बार बताया भी है कि इस जो प्रतियोगिता दर्पण में हर मंथ में कम से कम 3 से 4 निबंध आते हैं, उसमें 1-2 निबंध आपके काम के रहते हैं। 1 साल की पूरी आप दर्पण अगर देख लेते हैं तो निबंध आपका कवर हो जाता है। ये कई बार मैंने जिक्र किया, हालांकि ये मेंस का विषय है, लेकिन चूँकि यहाँ पर जो है दोनों को लेकर मैं चल रहा हूँ। तो ये है तथ्यवान और एग्जामपीडिया, ये एमपी के संदर्भ में है, एमपी के लिए है, एमपी करंट अफेयर्स के संबंध में है ये। एग्जामपीडिया है, एग्जाम लिखा है, एग्जाम है ना। हमारे यहाँ पर जो करंट अफेयर्स की क्लास भी चल रही है, डेली करंट अफेयर्स मैडम सुचिता मैडम बता रही हैं, तो उसको भी आप अगर देखेंगे तो उससे भी काफ़ी आपको फ़ायदा मिलेगा। और अभी तो आज ही मैंने उनको बोला है कि एक एक टॉपिक लेकर के हमें उस पर डिस्कस करना है। जैसे उन्होंने चर्चित स्थल ले लिया, तो अभी तक राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, एमपी स्तर पर जो स्थल चर्चित रहे हैं उन पर पूरा जो है डिस्कस हो जाएगा। चर्चित नाम हैं, नियुक्तियां हैं, है ना, ऑपरेशंस हैं, सैन्य अभ्यास हैं, पुरस्कार हैं, इस तरीके से एक एक टॉपिक लेकर के उस पर अभी आगे चर्चा करेंगे, तो उससे बहुत फ़ायदा स्टूडेंट को मिलने वाला है। इसके बाद संस्थान द्वारा करंट अफेयर्स का कंटेंट भी प्रोवाइड कराया जाता है। हालांकि उसको मैं ही पहले बनाता था, लेकिन अभी पिछले बार से समय के अभाव की वजह से पिछले बार नहीं कर पाया मैं। इसके पहले मैं पूरा नेशनल, इंटरनेशनल और एमपी का करंट अफेयर्स तैयार करके बच्चों को प्रोवाइड कराता था और ऐप पर डालते थे, जिससे स्टूडेंट को बहुत फ़ायदा मिलता था। पिछली बार मैंने नहीं बनाया था, हालांकि जो मैडम थी उन्होंने भी ठीक ठाक बनाया था। इस बार अब देखते हैं कैसा क्या रहता है ना। प्रयास रहेगा कि प्रॉपर करंट अफेयर्स स्टूडेंट को प्रोवाइड कराया जाए, तो उससे काफ़ी मदद मिल जाएगी। तो ये इस तरीके से इसके सोर्स मैंने बताए हैं। फिर अदर जो सब्जेक्ट हैं करंट अफेयर्स के अलावा, वो कहाँ से हमें पढ़ना चाहिए, तो इसके लिए क्वेश्चन मार्क लगता है कि बुक्स पढ़ें, बुक्स या नोट्स, है ना। इसके लिए क्या सोर्स होना चाहिए अदर सब्जेक्ट को पढ़ने का, बुक सोर्स होना चाहिए, नोट्स होना चाहिए। तो इसमें अलग अलग स्टूडेंट के लिए अलग अलग सोर्स हो सकता है। जैसे कोई स्टूडेंट है जिसको अभी एग्ज़ाम देना नहीं है ना, ये एग्ज़ाम नहीं देना है, अगला एग्ज़ाम देना है या और अगला देना है, तो उसको तुरंत नोट्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तुरंत नोट्स उसको नहीं पढ़ना चाहिए। उसको जो है कुछ बुक्स जो है, जो अलग अलग सब्जेक्ट की जो बुक्स चलती हैं, रेफरेंस बुक्स चलती हैं,
उन बुक्स को जो है उसको उनकी स्टडी करना चाहिए और उन बुक्स से कुछ कंटेंट ले करके और उनके कुछ नोट्स बना सकते हैं या फैक्ट जो है नोट कर सकते हैं। इसके बाद फिर नोट्स उसको पढ़ना सही रहेगा। अगर नया स्टूडेंट है, अभी उसको देना नहीं है, फ्रेशर है, वो सीधे अगर नोट्स से पढ़ेगा तो उसको थोड़ा सा उसका जो नॉलेज है वो ब्रॉड नहीं रहेगा, है ना। तो स्टार्टिंग में जो है कुछ बुक्स पढ़ी जाती हैं, एनसीईआरटी वगैरह पढ़ सकते हैं या कुछ रेफरेंस बुक पढ़ सकते हैं, है ना। छोटी क्लास की बुक पढ़ ली, फिर कोई रेफरेंस बुक पढ़ ली, तो ये उसके लिए सही है जो अभी आगे देने वाला है, अभी उसको नहीं देना है। उसके लिए जिसको अभी एग्ज़ाम देना है तो वो बुक अगर पढ़ेगा तो समय निकल जाएगा, एक ही बुक नहीं पढ़ पाएगा, एग्ज़ाम आ जाएगा। तो उसके लिए ये है कि भाई आपको सीधे नोट्स उठाओ और उसको पढ़ो, प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो। उसको ज़्यादा इधर उधर सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो इधर उधर सोचने बैठेगा कि यार क्या पढ़ूँ, ये पढ़ूँ कि ये पढ़ूँ, तो उसमें ही समय निकल जाएगा, सोचने में समय निकल जाएगा, इतना कम समय है। तो उसको एक सही नोट्स जो उसको लगता है ना, सबकी अलग अलग अपनी सोच होती है, अलग अलग तरीके के नोट्स, अलग अलग लोग बुक पढ़ते हैं, लेकिन उसको जो मतलब ये कैसे पता चले कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है, ये पता चलता है सीनियर से। जो उसके सीनियर्स हैं, जिस पर उसको भरोसा है, उसको लगता है कि भाई ये सही सलाह देगा और वो सफल भी है। सीनियर नहीं है कि अब सीनियर भी कई तरह के होते हैं, है ना। सीनियर मतलब जो सक्सेस हुआ है, प्री मेंस निकाल चुका है ना। ऐसा सीनियर नहीं कि प्री नहीं निकल पाई तो काहे का सीनियर। उसका मतलब क्या है, मतलब उसके प्री नहीं निकली है, आप उसको सीनियर मान रहे हैं, तो वो जो गलती कर रहा है आप भी वही गलती करेंगे जो वो बताएगा। क्योंकि उसकी प्री निकली नहीं है तो गलती तो कर ही रहा है कुछ ना कुछ, है ना। तो इसलिए जो है ऐसे व्यक्ति जो लगातार एग्ज़ाम निकाल रहे हैं, सक्सेस हो रहे हैं, उनसे आप पूछेंगे तो वो सही सलाह देंगे, भाई आपको ये कंटेंट पढ़ना है, ये सोर्स आपको यूज करना है। तो अभी जो स्टूडेंट एग्ज़ाम देने वाले हैं उनको नोट्स ही पढ़ना चाहिए, बुक पढ़ने का बिल्कुल भी समय नहीं है। नोट्स ऐसे पढ़ें जिसमें सारी चीज़ें दी गई हों। कोई भी नोट्स पूर्ण नहीं होता है, उससे 100% चीज़ें नहीं आती हैं, ये तो सभी जानते ही हैं, लेकिन मोर देन सफिशिएंट जो नोट्स होते हैं वहाँ से जो है आप चीज़ें ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और संस्थान के नोट्स जो हैं काफ़ी हद तक चीज़ें कवर करते हैं, तो वो नोट्स सिविल जॉब्स के नोट्स आप प्रेफर कर सकते हैं और बच्चे कर ही रहे हैं ज़्यादातर, है ना। आ ही रहे हैं लगातार ही बच्चे, चाहे वो मेंस के तो खेल ले ही रहे हैं, प्री के भी बच्चे आजकल नोट्स लेने आ रहे हैं, है ना। तो वो नोट्स काफ़ी हद तक मोर देन सफिशिएंट होते हैं, अपडेटेड होते हैं। अभी जो बच्चे वो 2 बच्चे आए थे तो वो पॉलिटी और इकोनॉमी के लेने आए थे, तो उन्होंने बोला कि मैंने कहा अभी नोट्स नहीं मिलेंगे क्योंकि अपडेट नहीं है। तो बोले सर हम कर लेंगे। मैंने कहा आप तो कर लोगे लेकिन हमें नहीं देना है ना, हम करके देंगे आप। तो बोले हम जो भी है अध्यक्ष चेंज कर लेंगे, आप तो दे दो। तो मैंने कहा अभी नोट्स जो है अपडेट करके ही दिए जाते हैं, बिना अपडेट किए नहीं दिए जाते। क्योंकि मार्केट में क्या मैसेज कैसा जाता है, मार्केट में मैसेज जाता है अरे वो तो अपडेट ही नहीं करते हैं, है ना। भाई उसने अपडेट कर लिए लेकिन उससे फोटोकॉपी कोई कराएगा तो वो यही बोलेगा कि यार उनको अपडेट ही नहीं किया उन्होंने, तो बिना अपडेट किए दे दिए, है ना। तो जो भी नोट्स दिए जाते हैं अपडेटेड दिए जाते हैं और उसमें मोर देन सफिशिएंट उसमें कंटेंट रहता है, तो वो नोट्स आप पढ़ सकते हैं। और बाकी फिर अपने अपने हिसाब से लोग नोट्स यूज करते हैं, पढ़ते हैं। इसके बाद फिर आगे लास्ट इसमें मैंने बताया है कि MCQs जो होते हैं यानी ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चंस होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होते हैं, उनको हम कैसे सॉल्व करें, कहाँ से सॉल्व करें, कैसे करें, कब करें, क्या उसकी स्ट्रेटजी होना चाहिए, क्योंकि इसमें भी प्रॉब्लम आती है बच्चों को, है ना। गलत पेपर उठा लेते हैं तो उससे जो है उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करना है, कब करना है और कौन से MCQ सॉल्व करना है, इसके बारे में मैंने यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है। स्तरीय MCQ सॉल्व करें। स्तरीय का मतलब होता है जो पैटर्न है, MPPSC प्रीलिम्स का जो पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग जो है आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है, MCQ सॉल्व करना है। बहुत सरल पेपर अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो वो भी आपके लिए अच्छा नहीं है,
बहुत टफ कर रहे हैं वो भी अच्छा नहीं है। एक लेवल का होना चाहिए जो एमपीपीएससी में जिस तरह क्वेश्चंस आ रहे हैं, कई जगह जो है पेपर बहुत टफ बनाते हैं, इतना टफ बनाते हैं कि बच्चों से नहीं बने, मतलब उनका प्रयास रहता है कि बच्चों से नहीं बने, मतलब ये एक मोटिव रहता है। तो उससे क्या होता है कि उससे जो है बच्चे डिमोरलाइज हो जाते हैं कि यार हम इतना पढ़ रहे हैं, हमारे तो 40 क्वेश्चन ही सही निकले। तो फिर उनका जो है पढ़ने का जो इच्छा है, पढ़ने की जो इच्छा शक्ति वो कम हो जाती है कि यार अब इतने पढ़ने में इतने कम क्वेश्चन बन रहे हैं तो अब क्या करें, हमारा तो सिलेक्शन हो ही नहीं पाएगा, तो मोरल डाउन हो जाता है। इसीलिए जो है ऐसे पेपर आपको सॉल्व नहीं करना, बहुत जो टफ हो। बहुत इजी पेपर अगर सॉल्व कर रहे हैं उससे भी नुकसान है। आप मान ली 100 में से आपने 95 क्वेश्चन सही कर दिए, तो आपको लगेगा यार हमने इतना कम पढ़ा है, अभी 95 क्वेश्चन सही हो गए, तो हमें तो अब ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं, हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो फिर वो पढ़ना फिर उस हिसाब से कम कर देते हैं। तो दोनों चीज़ें सही नहीं है। तो एक लेवल होना चाहिए जो एमपीपीएससी में जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं उस लेवल के आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। लेकिन कभी कभी बच्चे क्या है सिर्फ पेपर ही सॉल्व करते रहते हैं, कहीं से लिया पढ़ा नहीं है, बिना पढ़े पेपर सॉल्व करते हैं। बिना पढ़े सॉल्व करने का कोई फ़ायदा नहीं मिलता है। आप जिसको जो सब्जेक्ट पढ़ें उसी का एमसीक्यू सॉल्व करें। ऐसे क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। पहले टॉपिक वाइज क्वेश्चन सॉल्व करना है, फिर सब्जेक्ट वाइज और फिर ओवरऑल कंप्लीट एफएलटी। इस तरीके से ये क्रम होना चाहिए। सबसे पहले एक एक टॉपिक को ले लो, उसके सॉल्व करते जाओ, फिर सब्जेक्ट के हिसाब से सॉल्व कर लें, और फिर जो है कंप्लीट, जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है फिर आपको एफएलटी सॉल्व करना है। फिर इसके बाद एफएलटी सॉल्व कर रहे हैं आप, इसके बाद फिर क्या करेंगे, इसके बाद फिर आपको अदर एग्जाम एमपीपीएससी और अदर जो स्टेट पीएससी है उनके प्रीलिम्स के पेपर भी आपको सॉल्व करते जाना है। डेली जो है एक आध उठाओ और उसको सॉल्व कर लो, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, ये पेपर हम क्यों सॉल्व कर रहे हैं, करने के लिए मैं क्यों कह रहा हूँ, है ना। एमपीपीएससी, यूपीएससी, यूपीपीसीएस, सीजीपीएससी, आरएएस यानी राजस्थान पीएससी, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज को बोला जाता है, कि प्रीलिम्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के लिए मैं बोल रहा हूँ। इसका कारण ये है कि कभी कभी जो है सीधे सीधे क्वेश्चन वहाँ से उठा के रख दिए जाते हैं। कई बार ऐसा हुआ, छत्तीसगढ़ पीएससी का पीएससी प्रीलिम्स में आया कोई क्वेश्चन सीधे एमपीपीएससी में रख दिया जाता है। यूपीपीसीएस के क्वेश्चन यहाँ पर रखे जाते हैं, राजस्थान के कुछ क्वेश्चन यहाँ पर आ जाते हैं, है ना। बिहार झारखंड के भी हालांकि आते हैं, है ना, क्योंकि पेपर बनाने वाला देखता है कि भाई किस तरह के क्वेश्चन आजकल पूछ रहे हैं, पैटर्न देखता है, तो कभी को उसको अच्छा लगता है कि यार ये क्वेश्चन अच्छा लग रहा है, उसको सीधे उठा के रख लेता है। तो आप देखेंगे कि अगर आपने ये सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए हैं तो आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन वहाँ पर मिलेंगे, और वो क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि अगर आपने सॉल्व नहीं यहाँ पर किए तो वो आपको गलत हो जाएंगे आपके, तो आपके 4-5 क्वेश्चन का फ़ायदा ऐसे मिल जाता है। कभी कभी एमपीपीएससी में आए पुराने जो क्वेश्चन हैं वो भी रिपीट हो जाते हैं, सीधे सीधे वही कोई क्वेश्चन उठा के रख दिए जाते हैं। जैसे 2020-21 में रिपीट हुए थे क्वेश्चन, 2020-21 में एटीजेट क्वेश्चन रिपीट हुए थे। जैसे एक भारत निर्वाचन आयोग का क्वेश्चन लगातार वही आया था, एक राष्ट्रपति का क्वेश्चन आया था, एक राष्ट्रपति का क्वेश्चन आया था ज्वाइंट सेशन का, राष्ट्रपति का ज्वाइंट सेशन क्वेश्चन लगातार 2 बार आया, सेम वर्डिंग, सेम टू सेम क्वेश्चन आया था। मुझे आश्चर्य हुआ कि यार ऐसा क्वेश्चन कैसे रख दिया, और भारत निर्वाचन आयोग का सेम क्वेश्चन आया था। तब वो क्वेश्चन मतलब लगातार आ गया, जैसे पिछले बार और उसके अभी ऐसा आ गया, मतलब 20-21 की बात मैं बता रहा हूँ, मैं शायद 20-21 में ही होगा, है ना। और कुछ ऐसे जो बहुत पहले आए थे वो आगे, जैसे गोटमार मेला का पुराना क्वेश्चन था, अभी बीच में आ गया था। एक संसद में कुल कितने अंग होते हैं, ये पहले क्वेश्चन आया हुआ अभी आ गया था, 1-2 साल पहले आया था। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं जो आ जाते हैं प्रीलिम्स में, एमपीपीएससी प्रीलिम्स में रिपीट हो जाते हैं। तो एमपीपीएससी प्रीलिम्स के आप 2014 से, इसके पहले तो खैर अलग ही पैटर्न था, 2014 से लेकर के अब तक पेपर सॉल्व कर लो। अभी नहीं करना है, जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए तब लास्ट में। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि
एग्जाम के ठीक पहले आपको पेपर सॉल्व नहीं करना है। कई बच्चे का है लास्ट तक लगे रहते हैं सॉल्व करने में, वो भी बहुत नुकसानदेह होता है, घातक होता है। आपने पता चला कि 2 दिन पहले एग्जाम के पेपर कोई सॉल्व किया और वो पेपर उटपटांग आपके हाथ में आ गया। बहुत उटपटांग मतलब उसको टफ नहीं कहते हैं, उटपटांग कहते हैं, क्योंकि वो पैटर्न से आउट ऑफ पैटर्न होता है। तो उसमें आपके पता चला कि 50 क्वेश्चन सही हुए, 50 क्वेश्चन गलत हो गए। 2 दिन आप एग्ज़ाम है आपका, तो आपका मॉडल डाउन हो जाएगा, उसका असर सीधे एग्ज़ाम पर पड़ जाएगा। इसीलिए मैंने पहले भी कई बार जब डिस्कस किया है कि एग्ज़ाम के समय आपको ना तो कोई पेपर सॉल्व करना है, ना ही किसी से डिस्कस करना है, ना ही किसी से क्वेश्चन पूछना है, ना ही किसी को पूछने देना है। ना तो आप पूछो ना किसी को पूछने दो, है ना, क्योंकि उससे क्या है बहुत प्रॉब्लम आती है। किसी ने आपसे क्वेश्चन पूछा, आपसे नहीं बना, तो आपको टेंशन हो जाएगी, फिर आप उसको पढ़ने लग जाएंगे। पता चला कि जो आपसे रिवीजन कर रहे थे उसको छोड़ के वही पढ़ने लगे, है ना। तो इस तरीके से जो है क्वेश्चन पेपर आपको एग्जाम के 10 से 15 दिन पहले तक कंप्लीट कर लेना है। 10 दिन का जो समय होता है वो टोटल रिवीजन का होता है। टोटल आपको रिवीजन करना है, ना किसी से बातचीत करना है, ना किसी से प्रश्न पूछना है, सेल्फ स्टडी करना है ना। डिस्कस भी नहीं करना है, किसी के साथ बैठ के नहीं पढ़ना है। 10 दिन का समय वो बहुत वैसा समय होता है, निर्णायक समय होता है 10 दिन का समय। 10 दिन में कुछ भी हो सकता है, मतलब 10 दिन में आप सिलेक्शन ले सकते। 10 दिन में सिलेक्शन मतलब साल भर पढ़ाओ तब की बात है और 10 दिन में सिलेक्शन रुक सकता है आपका। आपने साल भर पढ़ाई की है, लेकिन 10 दिन आप डिस्टर्ब हो गए, आपने 10 दिन ध्यान नहीं दिया है, किसी कारणवश कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो आपका सिलेक्शन रुक जाएगा। तो 10 दिन का जो समय है वो एकदम सेल्फ का रहता है। आपको सेल्फ पढ़ना है, एक जगह बैठ करके, कोने में बैठ करके आपको पढ़ना है ना। और रिवीजन बार बार करना है। जितनी चीज़ें आपने पढ़ी हैं, साल भर पढ़ी हैं, उनको पूरा 10 दिन में रिवाइज कर लो। फैक्ट हैं, कोई डेटा है, अनुच्छेद हैं, कोई नाम है, सन है, डेट है, वो पूरा रिवाइज कर लो। कोई नया अध्यक्ष चेंज हुआ है, वो नेट से सर्च करके नए देख लो। ये अगर आप करते हैं 10 दिन, तो उसका असर आपको बहुत एग्जाम में दिखेगा। बच्चे में देखता हूँ कि लास्ट में डिस्कस करते रहते हैं। ये स्टडी बिल्कुल गलत स्टडी है, आपको डिस्कस करना ही नहीं, आप तो पैक हो जाओ। यहाँ नहीं, आप एक लाइब्रेरी नहीं जा रहे हैं, घर में लाइब्रेरी में अगर आपको डिस्टर्ब हो रहा है तो घर में पैक होकर के आप रिवीजन करो। कुल मिला के आपको सेल्फ स्टडी करना है, किसी से कोई बातचीत नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि वो 10 दिन जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है सिलेक्शन के लिए। उसी 10 दिन में जो है होता है सिलेक्शन। तो पुराना पढ़ा हुआ तब की बात बता रहा हूँ। तो इस तरीके से जो है ये है स्ट्रेटजी। इस तरीके से आप अगर करेंगे तैयारी, तो मैं समझता हूँ कि आपको फ़ायदा बहुत ज़्यादा मिलेगा। फिर एग्ज़ाम के समय किस तरह से हमें तैयारी करनी चाहिए, एग्ज़ाम के ठीक पहले की बात बता रहा हूँ, तो उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। और एग्ज़ाम के दौरान क्या हमें सावधानियाँ बरतनी होती हैं, तो एग्ज़ाम के ठीक पहले और एग्ज़ाम देते समय में क्या सावधानियाँ बरतनी होती हैं, उस पर हम बात उस समय करेंगे, क्योंकि अभी से बताऊँगा तो भूल जाओगे कि सर ने क्या बताया था, है ना। तो एग्ज़ाम के ठीक पहले उस पर हम चर्चा करेंगे कि एग्ज़ाम के ठीक पहले हमें क्या स्ट्रेटजी रखनी चाहिए, और एग्ज़ाम देते समय हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए जिससे गलतियाँ नहीं हो। क्योंकि एग्ज़ाम देते समय बहुत सारी गलतियाँ करते हैं बच्चे, पुराने बच्चे भी गलतियाँ करते हैं, नए तो करते ही हैं। ठीक, तो इस तरीके से ये पूरा हो जाता है। और कल हम इसमें स्टार्ट कर देंगे पॉलिटी, स्टार्टिंग से पॉलिटी प्री, और उसको फिर प्री के हिसाब से चलाएंगे। अभी थोड़ी देर से स्टार्ट करूंगा मैं मेंस का बैच, क्योंकि वो टाइम तो बहुत हो गया, क्योंकि बन गई है लगाने के लिए।
ये है मेरे को वो अरे हाँ पता है दीदी, मुझे लगा कि 4:30 हो गए थे। मैंने पूछा आपके साथ में कि नहीं करना साढ़े 3 बजे से तो आज चलो हुई थी 3:30 से ये समझा है सरल जल्दी आ गए मतलब। और कैसा बता रहा हूँ वही आगे चल के आगे बताया तो समझे आप दोनों कैसे करना चाहिए। भाई बता दिया, उसके बाद क्या बता है ये बताओ। कितनी स्लाइड्स हैं जी? इसमें बंद करना।